जय हिंद मित्रों। 4, 5 व 6 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 के लिए चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें 2 अमेरिका के हैं, आल्टर और राइस, और तीसरे ब्रिटिश है, हाप्टन। तीनों को पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की और सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सरल बनाया। अब ये हेपेटाइटिस सी, सब ए और बी के बारे में भी जानते थे। जब संक्रमित होते हैं ए और बी से, यानी हेपेटाइटिस, उन व्यक्तियों को लगाई गई सिरिंज का जब दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या संक्रमित रक्त चढ़ाया जाता है, उससे हेपेटाइटिस सी वायरस फैलता है। यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 7 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी बीमारी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट, अब दुनिया की चर्चित हस्तियों में कोरोना किसे हुआ, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया। वह भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 2019 उससे संक्रमित हो चुके हैं। 2 फैक्ट सामने आते हैं कि वायरस किसी व्यक्ति को अंतर नहीं करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है। अब अमेरिका में ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने से वहाँ एक शब्द बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, साडन फ्रोइडा। इसका अर्थ है दूसरों की परेशानी में खुशी ढूंढना। तो इस तरह के शब्दों पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है और लक्ष्य दिया गया है अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना का टीका लगाना। तो इस संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी.के. पाल। अब डॉक्टर वी.के. पाल वर्तमान में क्या है? तो वह नीति आयोग के सदस्य हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की हैसियत से। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3-4 अपने काम की चीज़ें छुपी हुई है। जैसे मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा। अब अभी इन्होंने क्या आदेश जारी करा है कि दिवाली पर पटाखों पर रोक लगी जाए। क्यों? क्योंकि दिवाली पर अगर पटाखे चलते हैं तो कोरोना रोगियों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, और पर्यावरण प्रदूषण वाला तो इशू खैर है ही सही। अब देखिए, दिवाली और कोरोना को इंटर रिलेट करते हुए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वल्लभ कथीरिया। अभी क्यों चर्चा में है कि 11 करोड़ परिवारों को 33 करोड़ दिए उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या विशेषता है? गाय के गोबर से बने हुए दिए रहेंगे ताकि त्योहारों का रंग बना रहे। नेक्स्ट, अभी आप जान रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है। तो सबसे पहले प्लाज्मा क्या है? तो इसमें इन्होंने देख लीजिए कि रक्त का तरल वाला हिस्सा है जो कुल रक्त का लगभग 10वां भाग होता है। कई जगह प्लाज्मा वाला हिस्सा कुल ब्लड का 55% भी बताया जाता है। अब जो प्लाज्मा जो डोनेट करते हैं, डोनर के शरीर में 24 घंटे के भीतर ही वह प्लाज्मा फिर से बन जाता है, और वह डोनर 15 दिन बाद पुनः अगर प्लाज्मा डोनेट करना हो तो उस स्थिति में होता है। अब अगर देखा जाए तो खून क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि खून, रक्त या ब्लड, यह तरल संयोजी उत्तक है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। अभी बताया था कि प्लाज्मा खून का तरल वाला हिस्सा है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं। यह एंटीबॉडी मरीज के खून में मिलकर रोग से लड़ने में मदद करते हैं। और अभी कोरोना के पहले स्वाइन फ्लू के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर साबित रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 18 से 55 वर्ष की उम्र के और 55 केजी से अधिक वाले व्यक्ति प्लाज्मा का डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि -60 डिग्री पर
उस प्लाज्मा को 1 साल तक के लिए स्टोर किया जा सकता है और वो जो एंटीबॉडी है ना वो 28 दिन के अंदर शरीर में फिर से बन जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अगर देखा जाए तो भारत के अकॉर्डिंग भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, स्वर्गवास हो चुका है इनका। इनके नाम पर नासा, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सिग्नस स्पेसशिप को लॉन्च किया है। तो किसने किया है? नासा ने। किसके नाम पर करा है? तो कल्पना चावला के नाम पर। और याद रखिए भारत की दूसरी अमेरिकी मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियमसन। नेक्स्ट आप देखिए जोड़बीड़, यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन डंपिंग यार्ड है, राजस्थान में है। अभी क्यों चर्चित है? 4000 किलोमीटर की उड़ान भरकर थाईलैंड से 900 ब्लैक काइट यानी मिल्वस माइग्रेंस गोविंद प्रजाति की चील पहली बार यहां पर पहुंची है, बीकानेर का जोड़बीड़। नेक्स्ट देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है। जब भी चीन से जो मुकाबले की बात आती है ना तो एक क्वाड संगठन काफ़ी चर्चा में रहता है, लेकिन उसका पूरा नाम आपको बहुत कम मिल पाता है। तो देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब 4 सदस्य होता आपको पता ही होगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट अभी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हुए सचिन पायलट है ना, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से डिमांड की थी। अब वो किस बारे में क्या है इस पर देख लीजिए, क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इससे राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब महत्वपूर्ण आपके लिए क्या बिंदु है, आपको पता होना चाहिए कि पानी की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में 295 ब्लॉक है, उनमें से 245 ब्लॉक डार्क जोन है, मतलब यहाँ पर पानी की कमी है। 37,247 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यदि इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का क्रियान्वयन होता है तो संपूर्ण राजस्थान के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी। अब देखिए कोरोना काल का जो आर्थिक स्थिति है उस पर यह क्वेश्चन है, अप्रैल से लेकर जुलाई 2020 तक की राजस्थान की स्थिति। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान राजस्थान की राजस्व प्राप्तियां कितनी रही, तो 36,226 करोड़ रुपये। खर्च कितना हुआ? 53,384 करोड़। अब आप ये दोनों डाटा याद नहीं रखो तो भी चलेगा, इतना याद रखिए कि इस ड्यूरेशन में 17,158 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कई बार किताबों में नहीं मिल पाता है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं, तो 43। इनका कुल घाटा 98,929.72 करोड़ रुपये। अब सबसे ज़्यादा घाटा किस क्षेत्र में है? बिजली के क्षेत्र में। अब इन्हीं आर्थिक परिस्थिति का एक और पहलू, हर देश अपने पास स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व रखता है। अब एक क्वेश्चन आवे कि ये गोल्ड रिजर्व कौन रखता है, तो उस देश का केंद्रीय बैंक। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यह केंद्रीय बैंक इस गोल्ड रिजर्व को किसी वित्तीय संकट के समय देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वर्तमान में किस देश के पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है, तो अमेरिका के पास। अब भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो RBI है उसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट कभी पूछे कि LGBT सेल बनाने वाली देश की पहली पार्टी कौन सी है, तो NCP। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए NCP का पूरा नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी और इसके मुखिया है शरद पवार। इसका मुख्य रूप से प्रभाव महाराष्ट्र में है।
अब कभी आपसे पूछे कि LGBT सेल क्या है, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, इनसे मिलकर के बनी है ये LGBT सेल। अब अंतरिक्ष से एक खबर है कि हमारे सौरमंडल के बाहर 24 ऐसे ग्रह में मिले हैं जहां जीवन की संभावनाएं हैं। अब यह रिसर्च किसने की? वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी कौन से देश की है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इन्होंने बताया कि सभी 24 ग्रह उनके अपने अपने सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और इन सब की दूरी पृथ्वी से कम 100 प्रकाश वर्ष दूर है। अब कई बार माना जाता है कि भाई प्रकाश वर्ष, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। स्टूडेंट भ्रम में इसे समझ बैठते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हम जानते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी स्पीड से वह लगातार साल भर तक चलता रहे और इस दौरान वह जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब कई बार आपसे परीक्षा में आंकड़ों में पूछ ले तो प्रकाश का वेग कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि 3 × 10⁻10 दे रखा है तो फिर वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पर याद रखिए, इन 24 ग्रहों में से कुछ का पर्यावरण पृथ्वी से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, यह स्मारक का है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में, याद रखिए गलवान घाटी कहाँ पर है, तो पूर्वी लद्दाख में। वहाँ पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। कब हुई थी ये डेट पूछ सकते हैं परीक्षा में, 15 जून 2020 को। इस झड़प में कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो 20। अब इनके नाम पर लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में, कभी पूछ लेवे कि दौलत बेग ओल्डी कहाँ पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यहाँ पर भारतीय सेना की यूनिट ने स्मारक बनाया है। अब वो जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे ना, उनमें एक 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल बी संतोष बाबू। अब इन 20 शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भी अंकित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपका एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। फिर से इस स्मारक को देख लीजिए, इनका दर्शन करिए और अपने देश के वीर शहीदों को नमन करिए। अब कभी आपसे पूछे कि स्मार्ट क्या है, तो याद रखिए यहाँ पर स्मार्ट मिसाइल है, SMART, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। इसका सफल परीक्षण हुआ। कभी पूछे कहाँ से, तो व्हीलर द्वीप से। याद रखिए, वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और मिसाइल मैन वैज्ञानिक APJ कलाम यानी एबुल पकीर जैनुलाब्दीन कलाम, उनके नाम पर कर दिया गया है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, अब इसका नाम APJ कलाम द्वीप है। कौन से राज्य में है, तो ओडिशा में। इस मिसाइल की वजह से पनडुब्बी से भी अगर कभी युद्ध होता है ना, तो भारत की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समंदर ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। अब बात एक और मिसाइल की। याद रखिए, परमाणु सक्षम मिसाइल है शौर्य, उसके नए वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। तो कभी आपसे पूछे शौर्य क्या है, तो परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल। अब ये परीक्षण कहाँ से किया गया, बालासोर से। बालासोर कौन से राज्य में है, ओडिशा में। शौर्य की जो रेंज क्या है, 800 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को तबाह कर सकती है। यह लाइट वेटेड यानी वजन में कम है और आसान है, और लक्ष्य के करीब आते ही यह हाइपरसोनिक गति में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूँ, अटल रोहतांग टनल, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह रोहतांग को पीर पंजाल पहाड़ियों पर, ये रोहतांग की जो पीर पंजाल पहाड़ियाँ हैं ना, उन पर 9.02 किलोमीटर की लंबी है, घोड़े के नाल के आकार की है। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका दक्षिणी छोर मनाली से 25 किलोमीटर दूर है और उत्तरी छोर लाहौल घाटी में सिस्सू गांव में है। अब क्या फ़ायदा है इसका, एक तो जो सैन्य
साजो सामान है, सेना के लिए जो रसद सामग्री है, और सैनिकों को लेह लद्दाख क्षेत्र में चीन सीमा तक और कारगिल में पाकिस्तान की सीमा तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। एक और बड़ा फायदा आम जनता को है कि सर्दियों में जो बर्फ गिरती है तो हिमाचल का लाहौल स्पीति जिला और लेह घाटी साल में 6 महीने तक पूरे देश से कटे रहते थे, अब यह स्थिति नहीं आएगी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के चमोली जिले में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है, काक भुसुंडी ताल। वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील में से एक है। नेक्स्ट, जो रीट या एजुकेशन में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने नाम सुना होगा FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने एक नियम निकाला है, एक आदेश जारी करा है कि स्कूलों से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड है ना, न तो उनकी बिक्री होगी और न ही विज्ञापन किया जाएगा। इन खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिए हैं। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि नियम कब से लागू होंगे, तो 2021 के जुलाई माह से। अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि 50 मीटर का दायरा चुना गया है। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक उबला हुआ या उबले हुए स्नैक्स यानी जो स्वास्थ्यवर्धक है वो चीज़ें बेच पाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से यह निर्णय लिया गया है। अब देखिए, कभी आपसे पूछे F75 क्या है, तो यह कुपोषण के खात्मे का शुरुआती फार्मूला है। जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, जिनको सामान्य मात्रा में प्रोटीन और सोडियम या उच्च मात्रा में वसा दी जाए तो अब वो सहन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा कुपोषित हैं, तो उन्हें यह आहार दिया जाता है। इसमें प्रोटीन और सोडियम कम और कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। इस तरह से F75 क्या है, तो विशेष रूप से मिश्रित डाइट है जो छोटे बच्चों की मौत को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हुई है। अब देखिए कि 2016 से 18 इस बीच जो व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण किया गया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में अल्प वजन कितना है, तो 33.4% बच्चे, उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम है, और लंबाई कम होना यानी ठिगनेपन की स्थिति कितने बच्चों में है, 34.7%। वैसे एक अच्छी खबर यह है कि देश भर में 3 साल में 2% कुपोषण में कमी आई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार देश के सर्वाधिक कुपोषित जिलों में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले भी शामिल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक ये खबर है, अच्छा परीक्षा में इसमें कोई पॉइंट आ सकता है। एप्पल एक कंपनी है अमेरिका की, उसने एक टेक्नोलॉजी प्रस्तावित की है और एक पेटेंट के लिए आवेदन किया है जिसमें सेल्फ हीलिंग स्क्रीन के बारे में बताया गया है। आप समझ ही गए होंगे सेल्फ हीलिंग स्क्रीन का मतलब, इसमें जो मटेरियल है वह डिस्प्ले में जो स्क्रैच या टूट फूट है तो खुद ही ठीक कर देगा। अब एप्पल कंपनी के मुताबिक अब इसका उपयोग कहाँ पर होगा, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, घड़ी और ऐसी डिवाइसेज में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एप्पल कंपनी जो फोल्डेबल फ़ोन की स्क्रीन में इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकता है, वह पूछेगा कि इस टेक्नोलॉजी में किसका इस्तेमाल करेगा, तो इलास्टोमर। इस मटेरियल की क्या विशेषता है, यह पदार्थ गर्म होकर वापस पुराने रूप में आ जाएगा। वर्तमान में जो अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन है ना, उसमें स्क्रैच रोकने के लिए गोरिल्ला ग्लास का उपयोग हो रहा है और उसकी तुलना में नीलम ग्लास पतला भी है और ज़्यादा टिकाऊ भी है। एक और क्वेश्चन है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आजकल पर्यावरण से सीधा भोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें किसका उपयोग किया जा रहा है, हवा और मीथेन। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदल से मिलती है और दलदल यानी कीचड़ को लैटिन भाषा में मार्श कहा जाता है। आपको पता हो तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है
उनमें पहला स्थान तो है कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा स्थान है मीथेन गैस का। आपको बताओ तो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता के लिए भी मीथेन गैस जिम्मेदार है। लेकिन 2 पॉइंट और इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि बायोगैस का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो मीथेन है। और ये भी पूछा जाता है कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका सबसे मुख्य घटक कौन सा है, तो भी मीथेन है। अब यहाँ पर अभी किस देश में यह प्रयोग सफल पाया गया है, तो फिनलैंड में। वहाँ के वैज्ञानिकों ने हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के सूक्ष्म अणु, माइक्रोब्स और सौर ऊर्जा को मिलाकर आहार बनाने का कार्य किया है। यह भोजन इंसानों के लिए तो अभी उपयोगी नहीं साबित हुआ है, लेकिन जानवरों के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों ने इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया है, फूड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम। अब भारत में इस पर रिसर्च कहाँ पर चल रही है, बेंगलुरु में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रेणु किसे कहते हैं। यमुना नदी की तट पर जो रेत के कण पाए जाते हैं उन्हें रेणु कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।